जय हिंद बच्चों, वेलकम है फिर से आपका एक बार मेरे इस YouTube चैनल पर। आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्लास 10th मैथ केस स्टडीज में सीरीज नंबर 3rd। ऑलरेडी 2 सीरीज हम पढ़ चुके हैं और ये है आज सीरीज नंबर 3rd। तो देखते हैं आज इस सीरीज में जो हमें केस स्टडीज के क्वेश्चंस करने हैं, केस बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं, वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो यहां पर ये मैं सीरीज लेकर के आया हूं आपके लिए केस स्टडीज की, जिसमें हम ऐसे बहुत सारे क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं और इसी में ही ये आज की सीरीज नंबर 3rd है। 17th क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन नंबर में मैंने यहां पे वही मार्क करे हैं 17, 18, 19 एंड 20, और यही क्वेश्चंस आपको जो है इसी सीक्वेंस में क्वेश्चन आपको बोर्ड के पेपर में मिलने वाले हैं। तो जान लेते हैं आज का जो 17th क्वेश्चन है जो हमें कवर करना है वो क्वेश्चन क्या है। 17 जो क्वेश्चन है ये है, इन अ क्लास एक्टिविटी शीना डज अ ब्लॉक पेंटिंग ऑन अ स्क्वायर handkerchief as shown in the figure. She made 9 designer circles each of radius 7 centimeter। तो एक क्लास एक्टिविटी है जिसमें एक ब्लॉक पेंटिंग करनी है स्क्वायर हैंकरचीफ में। तो उसने यहां पर ये 9 डिजाइनर सर्कल्स को ड्रॉ करा है एक हैंकरचीफ में, जिन सर्किल का रेडियस है 7 सेंटीमीटर। तो सिंपल समझिएगा, ये एक स्क्वायर शेप्ड फिगर हो गई और इसमें ये 9 डिजाइनर सर्कल्स हो गए, ईच सर्किल हैविंग रेडियस 7 सेंटीमीटर। अब हमसे क्या पूछा जाता है, व्हाट इज द एरिया ऑफ 9 सर्कल्स। सभी 9 सर्कल्स का एरिया क्या होगा, साइड ऑफ स्क्वायर क्या होगी, स्क्वायर का एरिया क्या होगा, और रिमेनिंग पोर्शन ऑफ स्क्वायर का एरिया क्या होगा। रिमेनिंग पोर्शन का मतलब है जो स्क्वायर पोर्शन दे रखा है उसमें अगर हम 9 सर्कल्स को हटा दें तो कितना एरिया हमें मिलेगा। फिर हमसे पूछा जाता है गिवन प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन विच मैथमेटिकल कांसेप्ट। सिंपल सा है, ये मैथमेटिकल कांसेप्ट कौन सा लगेगा इसमें, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। तो हम यहां पर बाकी के पार्ट्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट वाला जो पार्ट है हमें इसमें फाइंड करना है व्हाट इज द एरिया ऑफ 9 सर्कल्स। सर्किल जो यहां पर गिवन है इसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है, तो ये एक सर्किल की रेडियस हो गई 7 सेंटीमीटर। अब हम एक सर्किल का एरिया निकालेंगे जो पाई आर स्क्वायर होता है, और उससे हम ऐसे यहां पर कितने सर्किल बन रहे हैं 9, तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें मिल जाएगा सभी 9 सर्कल्स का एरिया। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है ये। फिर पूछा जाता है साइड ऑफ द स्क्वायर। देखिए एक सर्किल का जो डायमीटर होगा ये 14 हो जाएगा, दूसरे सर्किल का जो डायमीटर होगा ये भी 14, तीसरे सर्किल का जो डायमीटर होगा ये भी 14। तो यही तो भाई ये पूरी स्क्वायर की साइड बनाएगा, यानी पूरी स्क्वायर की साइड कितनी होगी 14 प्लस 14 प्लस 14 दैट इज 42। फिर हमसे पूछा जाता है स्क्वायर का एरिया क्या है। देखिए स्क्वायर की साइड हमें मिल चुकी है 42, अगर स्क्वायर की साइड 42 हमें मिल चुकी है तो हम स्क्वायर का एरिया भी तो निकाल सकते हैं, साइड स्क्वायर। फिर हमसे पूछा जाता है रिमेनिंग पोर्शन का एरिया। तो रिमेनिंग पोर्शन का एरिया का क्या मतलब हुआ, ये पूरे स्क्वायर हैंकरचीफ में अगर हम ये सभी सर्कल्स के एरिया को हटा दें तो बीच में जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है इस तरह का, यही कहलाएगा रिमेनिंग पोर्शन का एरिया। तो इस रिमेनिंग पोर्शन के एरिया को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पूरे स्क्वायर के एरिया में से सभी 9 सर्किल के एरिया का डिफरेंस कर लेंगे। ठीक है, तो ये मैंने सारे पार्ट को एक्सप्लेन कर दिया और ये रही नीचे इसके सॉल्यूशन। सर्किल का एरिया निकालना था 9 सर्किल का, तो एक सर्किल का एरिया निकाल कर 9 से मल्टीप्लाई करा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, एरिया आ रहा है 1386। साइड ऑफ स्क्वायर मैंने आपको बता दिया था, एक सर्किल का डायमीटर निकलेगा 14 आएगा, और पूरी स्क्वायर की जो साइड होगी उसमें ऐसे 3 सर्किल इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो स्क्वायर की साइड आ जाएगी 42 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर उसके बाद एरिया ऑफ स्क्वायर हमसे पूछा गया, साइड स्क्वायर आ गया। फिर हमसे पूछा गया रिमेनिंग पोर्शन, जिसमें हम क्या करेंगे, पूरे स्क्वायर के एरिया में से 9 सर्किल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमें रिमेनिंग पोर्शन का एरिया मिल जाएगा
378। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है और लास्ट वाला पार्ट मैंने आपको बता दिया। तो सिंपल क्वेश्चन ये हमने देखा एक। नाउ जो नेक्स्ट वाली केस स्टडी है, ये केस स्टडी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे बेस्ड है। क्या है क्वेश्चन, पढ़ते हैं। क्लास 10 स्टूडेंट्स ऑफ अ सेकेंडरी स्कूल have been allotted a rectangular plot of land for their gardening activity. For their gardening activity, sapling of gulmohar is planted on the boundary at a distance of 1 meter from each other. There is a triangular grassy lawn in the plot as shown in this figure. The students are to show seeds of flowering plant on the remaining area of the plot. ठीक है, तो यहां पर ये हमें दिया हुआ है, गुलमोहर की सैपलिंग करी जानी है इस पार्क की बाउंड्री में, प्लॉट की बाउंड्री में, और जो सैपलिंग करी जानी है गुलमोहर प्लांट्स की, दैट आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। जैसे ये देख लीजिएगा, बाउंड्री में ये हमने सैपलिंग करी है, तो ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, सबका डिस्टेंस यहां पर 1 मीटर होगा। और जो यहां पर हमें दे रखा है फिगर में PQR, ये PQR क्या है, दैट इज अ ट्राइएंगुलर ग्रासी लॉन, दैट इज अ ट्राइएंगुलर ग्रासी लॉन and students are to sow seeds of flowering plant on the remaining area of plot। यानी कि इसमें स्टूडेंट को क्या करना है, सीड्स लगाने हैं फ्लावरिंग प्लांट्स के रिमेनिंग एरिया ऑफ द प्लॉट, प्लॉट के रिमेनिंग एरिया में। तो अब हमसे यहां पे नीचे क्वेश्चन पूछा गया, ये तो यहां पर पूरा डिस्क्रिप्शन हो गया, जो एक्टिविटी दे रखी थी या जो केस स्टडी दे रखी थी। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया वो हम यहां पे देखते हैं। Taking A as origin, find the coordinate of vertices of triangle। ठीक है, अभी बताएंगे कैसे। फिर हमें निकालना है PQ का मिड पॉइंट जब A ओरिजिन होगा। उसके बाद पूछा जाता है कोऑर्डिनेट क्या है ट्राइंगल PQR के जब C ओरिजिन होगा। फिर हमसे पूछा जाता है मिड पॉइंट QR का क्या होगा जब C ओरिजिन है। फिर पूछा जाता है गिवन प्रॉब्लम किस मैथमेटिकल कंसेप्ट पे बेस्ड है। तो कंसेप्ट क्या है, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, और आपने जाना होगा इस 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें लाइंस दे रखी है 2 डायमेंशनल प्लेन में। तो इसीलिए यहां पर इस पार्ट को मैच करता हुआ जो ऑप्शन होगा दैट इज द फर्स्ट वन, लाइंस इन द 2 डायमेंशन। तो अब देखिए हमें जो यहां पर फर्स्ट पार्ट पूछा गया, इसमें ए को ओरिजिन लेकर ट्रायंगल जो बन रहा है, जो ग्रासी लैंड बन रहा है ट्रायंगुलर शेप में, इसका हमें क्या करना है, वर्टिसेस फाइंड करनी है। वर्टिसेस का क्या मतलब हुआ, यहां पर हमें P कोऑर्डिनेट, Q कोऑर्डिनेट और R कोऑर्डिनेट की वर्टेक्स को लिखना होगा। तो देखिए कैसे इसे करा जाएगा। अब हमसे कहा गया A को हमें ओरिजिन लेना है, तो ये हमने मान लिया A ओरिजिन, यानी जितनी भी डिस्टेंस हम काउंट करेंगे हॉरिजॉन्टल में वो इस A के इधर काउंट होंगी, और वर्टिकल में जो हम डिस्टेंस काउंट करेंगे वो उसके ऊपर काउंट होंगी। मतलब डिस्टेंस को हमें कहां से काउंट करना है, A पॉइंट से काउंट करना है। क्योंकि आपने पढ़ा था इस तरह से अगर हमें कोऑर्डिनेट प्लेन दिया हुआ है तो ये कहलाया करता था ओरिजिन। जितनी भी डिस्टेंस को काउंट करा जाता था हम ओरिजिन से ही करते थे, ओरिजिन के राइट में पॉजिटिव और ओरिजिन के लेफ्ट में नेगेटिव। यहां पर हमें ए दिया है ओरिजिन, इसका मतलब हुआ जो डिस्टेंस हम काउंट करेंगे वो डिस्टेंस हम ए पॉइंट से करेंगे। अब जैसे मैं बताता हूं आपको, अगर हमें इस Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है तो कैसे निकलेगा, देखिए A से आपने काउंट करा 1 2 और ये दिख रहा है 3, फिर आपने ये तो हॉरिजॉन्टल काउंट करा, फिर आपने वर्टिकल काउंट करा 1 और 2, यानी इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हुआ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस A से कितनी आई 3 और वर्टिकल कितनी आई 2, तो Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 3, 2। सिमिलरली
अगर हमें यहां पर R पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो यहां से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 और ये दिख रहा है यहां पर आपको R पॉइंट। समझने के लिए हम ऐसा भी कर सकते हैं भाई, यहां से परपेंडिकुलर इधर ड्रॉप कर लो और यहां से परपेंडिकुलर इधर ड्रॉप कर लो। कोऑर्डिनेट प्लेन में हम ऐसा ही तो किया करते थे, किसी भी पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट निकालना होता था तो उस पॉइंट से x और y में परपेंडिकुलर को ड्रॉप किया करते थे, पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाता था। तो R पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा, यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 और 6, फिर इसके बाद यहां पर हम वर्टिकल काउंट करेंगे 1 2 3 4 और 5। तो ये आ गया R पॉइंट का कोऑर्डिनेट 6,5 और इस तरह से हम P पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं। तो ये इसका सॉल्यूशन यहां पे है। P पॉइंट का कोऑर्डिनेट जब आप इस तरह से काउंट करेंगे 4,6 आएगा, Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट जब आप काउंट करेंगे 3,2 आएगा और R पॉइंट का कोऑर्डिनेट आएगा 6,5। नाउ हमसे क्या पूछा जाता है सेकंड पार्ट में, मिड पॉइंट ऑफ PQ व्हेन A इज द ओरिजिन। देखिए A को ओरिजिन मानकर ही हमने फर्स्ट वाले पार्ट में P और Q के कोऑर्डिनेट निकाले हैं। तो हमें PQ का मिड पॉइंट निकालना है। A को ओरिजिन मानकर हमने P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या निकाला था, 4,6। Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाला था 3,2। यानी इससे जो लाइन PQ बनेगी उसका मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x कोऑर्डिनेट अगर आपको निकालना है x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y कोऑर्डिनेट आपको निकालना है तो y1 प्लस y2 अपॉन 2, यानी 4 प्लस 3 अपॉन 2 6 प्लस 2 अपॉन 2। तो आपको यहां पर मिल जाएगा इसका मिड पॉइंट 7/2,4 एंड सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ध्यान रहे आपको आंसर में ऑप्शन को भी मेंशन करना है, क्योंकि यहां पर जो इतने भी आपके पार्ट्स दिए हुए हैं इसमें सब में ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट जो हमें आंसर निकालना है वो क्या निकालना है, व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ PQR इफ C इज द ओरिजिन। अब हमें यहां पर भाई C को ओरिजिन लेना। देखिए ओरिजिन हम किस पॉइंट को लेते हैं उसके बेसिस पर कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे। अभी हमने जो PQR के कोऑर्डिनेट निकाले थे इसके लिए A को लिया गया था ओरिजिन, अगर हम C को ओरिजिन ले रहे हैं तो क्या चेंज आएगा ये हम यहां पे समझ रहे हैं। फिगर में निकालते हैं फिगर, देखिए इसके लिए थोड़ा सा इसको एनलार्ज कर लेते हैं। ये तो अब हम समझेंगे कैसे इसके कोऑर्डिनेट को निकाला जाएगा। देखिए अगर हम C को ओरिजिन ले रहे हैं तो हमें डिस्टेंस जो है वो इस पॉइंट से काउंट करनी है, और किसी भी पॉइंट का अगर हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे, क्योंकि हम ओरिजिन इसे ले रहे हैं तो इसे लेकर ये पूरा आपका क्या कहलाएगा हॉरिजॉन्टल और ये क्या कहलाएगा वर्टिकल। यानी डिस्टेंस आपको C पॉइंट से काउंट करनी है। तो अगर आप चाहें परपेंडिकुलर को ड्रॉप करना तो परपेंडिकुलर आप कहां पे ड्रॉप होगा, C पॉइंट से जो हॉरिजॉन्टल लाइन और जो वर्टिकल लाइन बनी है। मान लो अगर हमें R का कोऑर्डिनेट निकालना है तो R का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा और यहां से हमने एक परपेंडिकुलर को ड्रॉप कर लिया। तो जब हम इसे रीड करेंगे हमें मिल जाएगा R पॉइंट का कोऑर्डिनेट। सबसे पहले आपको हॉरिजॉन्टल देखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो ये यहां लिख देते हैं। फिर इसके बाद हम वर्टिकल काउंट करेंगे यहां से 1 2 3। तो R पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है ये हमें मिल चुका है। R पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है ये हमें मिल चुका है 10,3। इसी तरह से हर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप फाइंड कर सकते हैं। P को फाइंड करना है, एक परपेंडिकुलर को यहां ड्रॉप करो, एक परपेंडिकुलर को यहां ड्रॉप करो, सिंपल भी आप काउंट कर सकते हैं। Q को अगर करना है तो एक परपेंडिकुलर यहां पर, एक परपेंडिकुलर यहां पर। तो ध्यान रहे क्योंकि यहां पर C ओरिजिन है इसीलिए C पॉइंट से जो लाइन बनी है दो लाइन, एक लाइन आपको ये दिख रही होगी
और एक लाइन आपको ये दिख रही होगी, इन्हीं को हमें कंसीडर करना है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो यहां पर इसका सॉल्यूशन लिखा हुआ है, आप इस तरह से काउंट कर लीजिएगा। जैसे R पॉइंट का कोऑर्डिनेट आया 10,3, इसी तरह से आप काउंट करके P और Q का कोऑर्डिनेट भी फाइंड कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा करेक्ट कौन सा ऑप्शन है। नेक्स्ट पार्ट जो है ये हो गया डी वाला पार्ट। What is the midpoint of QR when C is the origin? अगर C ओरिजिन होता है तो QR का मिड पॉइंट क्या होगा? C को ओरिजिन मानकर हमने Q निकाला, हमने R निकाला, तो हमारे पास Q का कोऑर्डिनेट भी है और हमारे पास R का कोऑर्डिनेट भी है। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको मिल जाएगा इसका मिड पॉइंट 23/2, 9/2 और लास्ट का ऑप्शन मैंने आपको बताया था लाइंस इन द 2 डायमेंशनल प्लेन। तो 2 केस स्टडीज आज के लेक्चर की, आज की सीरीज की हमने कवर करी है। देखते हैं नेक्स्ट 19 क्वेश्चन, 19th वाली केस स्टडी क्या कह रही है भाई, देखते हैं। 2 कस्टमर्स श्याम एंड एकता आर विजिटिंग अ पर्टिकुलर शॉप इन द सेम वीक, ट्यूसडे से लेकर सैटरडे। Each is equally likely to visit the shop on any day as on the another day. तो यहां पर 2 कस्टमर का जिक्र किया गया है, श्याम और एकता, जो एक पर्टिकुलर शॉप को विजिट करते हैं एक ही वीक में, ट्यूसडे से लेके सैटरडे तक। और उसके बाद कहा गया है ईच इज इक्वली लाइकली टू विजिट द शॉप ऑन एनी डे एज ऑन द अदर डे। मतलब कहने का सिर्फ ये है कि दोनों के विजिट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वीक में किसी भी दिन वो इक्वल ही है। अब हमसे जो क्वेश्चन पूछे गए वो जान लेते हैं कौन कौन से हैं। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे, प्रोबेबिलिटी क्या होगी दोनों शॉप को सेम डे में विजिट करें, टोटल फेवरेबल आउटकम क्या होंगे इफ बोथ विल विजिट द शॉप ऑन द कंसेक्यूटिव डे। फिर पूछा जाता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विजिट द शॉप ऑन कंसेक्यूटिव डे, और उसके बाद प्रोबेबिलिटी क्या है दैट बोथ विल विजिट द शॉप ऑन डिफरेंट डे। तो देखिए बेटा, सबसे पहला काम यहां पर क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ना है, क्वेश्चन को अच्छी तरह समझना है। समझने के बाद आपको एक बार जितने भी इसके सब पार्ट्स गिवन है इन सब को आपको अच्छी तरह से पहले रीड कर लेना है और उसके बाद आगे सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना है। तो फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, टोटल फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे। इसे जानने के लिए देखिएगा, ट्यूसडे से लेके सैटरडे तक शॉप को विजिट करते हैं ये दोनों। अगर हम काउंट करें ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कितने दिन हो गए 5। यानी जो श्याम यहां पर है ये 5 में से किसी भी दिन शॉप को विजिट कर सकता है। और सेम कंडीशन यहां पर एकता के लिए भी एप्लीकेबल होगी क्योंकि वो भी ट्यूसडे से लेकर सैटरडे तक वीक में इन 5 दिन में से किसी भी दिन शॉप को विजिट कर सकती है। तो इस बेसिस पर टोटल केस क्या हो गए, इसके लिए पॉसिबिलिटी 5 और एकता के लिए भी पॉसिबिलिटी 5, यानी 5 × 5 हो गया 25। तो एक तरीका तो ये हो गया, और एक और तरीका जो बहुत आसानी से समझा जा सकता है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, इस तरह से टेबल आप बना सकते हैं। इस वाली टेबल में हमने यहां पर हॉरिजॉन्टल रो में रिप्रेजेंट कर लिया ट्यूसडे से लेके सैटरडे तक जितने भी दिन होंगे, यानी ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। और वर्टिकल कॉलम में भी हमने ट्यूसडे से लेके सैटरडे तक सभी डेज को लिस्ट कर लिया। तो इससे क्या होगा ना, पॉसिबिलिटी बड़ी आसानी से आएंगी। देखिए, अब मान लो श्याम शॉप को विजिट करता है ट्यूसडे को, तो एकता भी विजिट करती है ट्यूसडे को। अब हमने ये सपोज कर लीजिए श्याम के लिए है और ये एकता के लिए है। अब सपोज करो ये एकता विजिट करती है शॉप को वेडनेसडे और ये करता है ट्यूसडे। ऐसी
ये विजिट करता है थर्सडे, ये करता है ट्यूसडे, तो हम यहां पर आसानी से केस बना सकते हैं दोनों ने शॉप को सेम डे विजिट करा, इसने भी ट्यूसडे, इसने भी ट्यूसडे, या इसने ट्यूसडे को विजिट करा, इसने वेडनेसडे को करा, इसने ट्यूसडे, इसने थर्सडे, इसने ट्यूसडे को विजिट करा, इसने फ्राइडे को विजिट करा, इसने ट्यूसडे को विजिट करा, इसने सैटरडे को विजिट करा। मतलब हम यहां पर ये ट्यूसडे को तो कांस्टेंट ले रहे हैं और जो इसे विजिट करने के डेज हैं इन्हें हम चेंज कर लेंगे फ्रॉम ट्यूसडे से लेकर सैटरडे तक। इसी तरह अब यहां पर आप वेडनेसडे को फिक्स कीजिएगा और यहां पर इन्हें चेंज कीजिएगा, वेडनेसडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वेडनेसडे एंड सो ऑन। तो जब आप इस तरह से पूरा बनाएंगे तो क्या होगा, आगे के पार्ट्स भी आप आसानी से कर पाएंगे और यहां से आप इजीली काउंट भी कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ केसेस को 5 और 5 दैट इज 5 into 5 यानी 25। तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है जिसमें हमसे पूछा गया था टोटल नंबर ऑफ केस कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, तो ये आउटकम्स हो जाएंगे 25 आउटकम्स। अब सेकंड पार्ट में पूछा जाता है प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल विजिट द शॉप ऑन द सेम डे। तो हम आसानी से इन केसेस से ये सेलेक्ट कर सकते हैं सेम डे के लिए फेवरेबल केस। देखिए सेम डे का क्या मतलब हुआ, दोनों ट्यूसडे को विजिट करेंगे, दोनों वेडनेसडे को विजिट करेंगे, दोनों थर्सडे को विजिट करेंगे, फ्राइडे को विजिट करेंगे, सैटरडे को विजिट करेंगे। तो काउंट अगर हम कर लें फेवरेबल केस सेम डे के कितने हो गए हैं 5 और टोटल केस कितने हैं 25, 5/25। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी आ जाती है 1/5 एंड फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है वो 1/5 है। नेक्स्ट जो हमें आंसर देना है वो कौन सा है, What are the total number of favorable outcome if both will visit the shop on the consecutive day? अगर वो consecutive days में shops को visit करते हैं तो इसके लिए favorable outcome क्या होगा। अब देखिए consecutive days क्या है यह मैं आपको बताता हूं। consecutive का मतलब होता है one after the other। अब मान लो किसी भी एक ने शॉप को विजिट करा ट्यूसडे को, किसी भी एक ने शॉप को विजिट करा ट्यूसडे को और दूसरे ने विजिट करा वेडनेसडे को, तो ये क्या कहलाएगा कंसेक्यूटिव डे। या ऐसा भी हो सकता है पहला विजिट करे वेडनेसडे को, दूसरा विजिट करे ट्यूसडे को, तो वेडनेसडे ट्यूसडे ये भी कहलाएगा कंसेक्यूटिव डे। इसी तरह से वेडनेसडे ने एक ने विजिट करा वेडनेसडे को, दूसरे ने विजिट करा थर्सडे को, तो ये क्या हो गया कंसेक्यूटिव डे। थर्सडे वेडनेसडे क्या होगा, ये भी कंसेक्यूटिव डे। सिमिलरली थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे थर्सडे एंड फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे फ्राइडे, ये सारे क्या कहलाएंगे कंसेक्यूटिव डेज। तो अगर वो शॉप को कंसेक्यूटिव डेज में विजिट करते हैं तो इसके लिए फेवरेबल आउटकम कितने हो गए 8। अब नेक्स्ट पार्ट में पूछा जाता है जब वो शॉप को कंसेक्यूटिव डेज में विजिट करेंगे तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल आउटकम हमारे पास आ चुके हैं 8, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 8 अपॉन टोटल आउटकम दैट आर 25। तो नेक्स्ट वाला पार्ट भी हो गया, ये 8 भी आ गया। नेक्स्ट वाले पार्ट की प्रोबेबिलिटी आ गई 8/25 और इसके बाद जो नेक्स्ट वाला पार्ट था जिसमें हमसे पूछा गया था प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल विजिट द शॉप ऑन डिफरेंट डे। अगर वो डिफरेंट डे में शॉप को विजिट करेंगे इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। यार देखिए इसका तरीका क्या है, बहुत सिंपल सा है ये। दो तरीके हैं, देखिए सेम डे इतने आ रहे हैं, अगर इतनों को हटा दिया जाए यानी कि 25 में से अगर 5 केस को हटा दें तो 20 केस हमारे पास बच जाते हैं जिसमें वो शॉप को डिफरेंट डे विजिट करेंगे। तो फेवरेबल केस 20 और टोटल नंबर ऑफ केस 25। एक मेथड तो ये हो गया और दूसरा मेथड क्या होगा, देखिए हमें मालूम है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग इज ऑलवेज इक्वल टू 1, मतलब इनका सम 1 होता है। अगर वो दोनों शॉप को सेम डे विजिट कर रहे हैं तो ये क्या हो गई हैपनिंग।
सेम डे विजिट नहीं करेंगे, ये क्या हो गई, नॉन हैपनिंग। तो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं दोनों के सेम डे को विजिट करने की प्रोबेबिलिटी। तो डिफरेंट डे विजिट करेंगे, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 में से माइनस कर दिया जाएगा इस बात की प्रोबेबिलिटी को कि वो सेम डे विजिट कर रहे हैं। तो हमने 1 में से माइनस कर दिया प्रोबेबिलिटी दैट दे विजिट द शॉप ऑन सेम डे, और ये ऑलरेडी हमने निकाला था 1 माइनस 1/5 4/5, या जो मैंने इससे पहले आपको बताया काउंट करके फेवरेबल केस 20 बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ केस 25 है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से भी आपको मिलेगा 4/5। अब जो आज की लास्ट केस स्टडी है वो देखते हैं, और ये केस स्टडी में दिया है इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन प्रॉब्लम, और एक फिगर दे दी गई और नीचे दिया है फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव द मंथली कंज्यूमर ऑफ अ लोकेलिटी। तो यहां पर एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है जिसमें मंथली कंज्यूमर्स हमें दिए हैं किसी लोकेलिटी के। अब यहां पर जो मंथली कंजप्शन है वो यूनिट्स में है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजप्शन होता है वो यूनिट्स में होता है। मंथली कंजप्शन 65 से 85 यूनिट के बीच में है, और ऐसे कंज्यूमर्स कितने हैं लोकेलिटी में, 4। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, इससे पहले भी हमने जो केस स्टडी करी है उनमें भी इस तरह के क्वेश्चन थे। ये फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है और ये क्लास इंटरवल को डिनोट करता है। जिनका मंथली कंजप्शन इतने यूनिट है, मतलब 85 या उससे ग्रेटर बट लेस देन 105, ऐसे कंज्यूमर कितने हैं, 5, एंड सो ऑन। अब क्या पूछा जाता है, मीडियम क्लास की लोअर लिमिट बताओ, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट बताओ, और मीन ऑफ अपर लिमिट ऑफ मीडियम एंड मॉडल क्लास, यानी कि मीडियम क्लास की अपर लिमिट और मॉडल क्लास की अपर लिमिट का मीन निकालना है। क्लास का विड्थ क्या होगा, फिर पूछा गया है मीडियन क्या होगा, यानी कि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले भाई मीडियन को निकालने के लिए क्या करते हैं, मीडियन तभी आएगा या मीडियन क्लास तभी आएगी जब आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को निकालेंगे। तो ये हमने डेटा को टेबुलर फॉर्म में लिख दिया है, ये क्लास इंटरवल है, ये हो गई इसकी फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल द सक्सेसिव फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट वाले केस में एफ और सी एफ इक्वल ही होते हैं 4। इसके बाद हम क्या करते हैं, सक्सेसिव फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाएंगे। 4 + 5 9, 9 + 13 22, 22 + 20 42, एंड सो ऑन। इस तरह से आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं, ये ऐड करके कंसेक्यूटिव फ्रीक्वेंसी को आपको मिलेगा CF। तो लास्ट में जो डेटा आता है ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को डिनोट करता है। इसका मतलब है हमारे जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगे वो 68 हो गए। तो 68 क्या है, कैपिटल N, जिससे हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। अब हम n/2 फाइंड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 34 मिलेगा। अब ये देखा जाता है इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है, दैट इज जस्ट ग्रेटर देन 34। भाई 34 से बहुत सारी ग्रेटर है, देखिए ये भी 34 से ग्रेटर है, ये भी है, ये भी है। जस्ट ग्रेटर कौन सी है 34 से, 34 से ये भी ग्रेटर है। जस्ट ग्रेटर कौन सी है 42। तो 34 से जस्ट ग्रेटर 42 हो गया। इसके कॉरस्पॉन्डिंग में जो क्लास होगी यही है हमारी मीडियन क्लास। 125 से लेकर 145 इज द मीडियन क्लास। और इस पार्ट में हमसे क्या पूछा था, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट क्या है, तो लोअर लिमिट कितनी हो गई 125। ठीक है, ध्यान रखना भाई, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, लेकिन ढंग से अगर हम ना पढ़े तो गलती कर सकते हैं। तो यहां पे दिया था लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट ही आपको मेंशन करनी है जो 125 थी। नेक्स्ट पार्ट में पूछा जाता है मॉडल क्लास की लोअर लिमिट क्या है। मॉडल क्लास का क्या मतलब होता है, एक ऐसा क्लास मॉडल क्लास कहलाएगा जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगी। तो यहां पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है 20,
और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो क्लास है वही कहलाएगी मॉडल क्लास, यानी मॉडल क्लास 125 से 145 हो गई, और इसकी लोअर लिमिट कितनी हो गई 125। तो 125 इज द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। फिर हमें क्या पूछा गया, मीन फाइंड करना है अपर लिमिट का। किसकी अपर लिमिट, मीडियन और मॉडल क्लास की। देखिए तो हमने यहां पर देखा मीडियन क्लास और मॉडल क्लास एक ही थी, 125 से 145, यानी मीडियन क्लास की अपर लिमिट 145, मॉडल क्लास की अपर लिमिट 145। अब हमें दोनों का मीन निकालना है। भाई ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितने हैं 2, मीन को निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इन दोनों का सम करा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 2 से डिवाइड करा, ये हमें मिल गया यहां पे मीन, दैट इज 145। अब क्लास विड्थ निकालनी है, जिसका मतलब होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्लास विड्थ मींस डिफरेंस ऑफ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, जो आपका मिल गया है 20, और एक लास्ट पार्ट रह गया इसमें हमें, इसमें हमें मीडियन निकालना था। बेटा देखिए मीडियन को निकालेंगे कैसे, ऑलरेडी मीडियन क्लास को निकाल लिया। मीडियन को निकालने के लिए फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, L प्लस n अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाइड बाय H। L का मतलब होता है मीडियन क्लास की लोअर लिमिट, कैपिटल N का मतलब है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। CF ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां पे CF का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास से जो पहले वाली क्लास है उसकी CF, और F का मतलब होता है मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, और H का मतलब होता है जो क्लास मीडियन क्लास आई उसकी विड्थ, जो 20 ऑलरेडी हमने निकाली है। तो देखिए यहां पर हमने ये टेबल बनाई थी ना बेटा, मीडियन क्लास जो हमारी आई थी वो मीडियन क्लास क्या आई थी 125 से लेकर 145। तो L का क्या मतलब होगा, लोअर लिमिट 125 हो गई। CF का क्या मतलब होगा, मीडियन क्लास से पहले वाली क्लास की CF कितना है ये 22। तो फॉर्मूले में CF का मतलब होगा 22, और F का मतलब होता है मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, यानी ये क्या हो जाएगा यहां पर F हो जाएगा। बाकी N आपको क्लियर है, L आपको क्लियर है, और H का मतलब होता है इसकी विड्थ जो 20 आई। सारी वैल्यू को फॉर्मूले में पुट करा, और फॉर्मूले में पुट करने के बाद हमें आसानी से कैलकुलेट करके, ये देखिए वैल्यू को पुट किया गया है, आसानी से कैलकुलेट कीजिएगा, आपको मीडियन मिल जाएगा जो आएगा 137 के इक्वल, एंड पार्ट फर्स्ट इज द करेक्ट पार्ट। तो आज की सीरीज जो थर्ड थी, इसमें हमने केस स्टडी को पूरा कर लिया। हर एक सीरीज में हम 4 केस स्टडी पढ़ेंगे, और यही बोर्ड के पेपर में भी आपको 4 केस स्टडी ही मिलेंगे। तो बेटा जल्दी आपके लिए लाएंगे सीरीज नंबर 4, जिसमें हम 4 और डिफरेंट केस स्टडी को पढ़ेंगे, उसके बेस पे क्वेश्चन समझेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। ओके बाय, जय हिंद।